शाम ढाले जब हंसी के सितारे लेके आए दिलचस्प इशारे, आओ सुनो तुम इनके संग जहां शब्दों में हो धमाल के रंग। प्रभात है साथ सुनो फिर बात, व्यंगकारों की खास सौगात, हंसी में चुभन बातों में धार, हर कलम का अनोखा विचार। तो सुनिए 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 व्यंग के रंग प्रभात के संग। शाम ढले जब हंसी के सितारे लेके आए दिलचस्प इशारे, आओ सुनो तुम इनके संग जहां शब्दों में हो धमाल के रंग। प्रभात है साथ सुनो फिर बात, व्यंगकारों की खास सौगात, हंसी में चुभन बातों में धार, हर कलम का अनोखा विचार। तो सुनिए 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 व्यंग के रंग प्रभात के संग। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। इल्म का जो थी खजाना पुस्तकें, बन गई गुजरा जमाना पुस्तकें, दर्ज दस्तावेज थी तारीख का, हर ज़बां का तर्जुमाना पुस्तकें। नमस्कार, विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका साथी प्रभात गोस्वामी। दोस्तों, व्यंग एक कोमल धक्का है जो हमें एक कदम पीछे हटने और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की याद दिलाता है। व्यंग सिर्फ मनोरंजन का एक तरीका नहीं है, बल्कि जागरूकता पैदा करने और सकारात्मक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। दोस्तों, व्यंग विमर्श की आज की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे विलक्षण व्यंगकार जो साहित्य के गलियारों से दूर देश भर में घुमक्कड़ी में ही आगे रहते हैं। 4 दिन पूर्व आप धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में घूम रहे थे, पुलवामा की वादियों में घूम रहे थे। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आज वो हमारे साथ इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मंगलवार दोपहर आतंकवादियों ने जिस धरती पर मासूम पर्यटकों की नृशंस हत्या का जो घृणित कार्य किया, बॉक्स एफएम उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है, निंदा करता है। आइए अब हम सुनते हैं आज के हमारे मेहमान का परिचय। व्यंग केवल हास्य या गुदगुदाने का माध्यम नहीं है, एक गंभीर विधा है जो समाज को जागृत करने का एक सशक्त जरिया है। मिथ्याचारों, भ्रष्टाचार और हमारे आसपास बिखरी हुई विसंगतियों की गहराई तक पड़ताल कर शब्दों की तीखी धार से उन पर प्रहार करता है। देश के जिन सुपरिचित व्यंगकारों ने व्यंग की पहचान बनाई, उनमें एक नाम है दुर्ग छत्तीसगढ़ के विनोद साव। हिंदी व्यंग के सुस्थापित लेखक विनोद साव ने व्यंग के साथ ही अनेक उपन्यास, कहानियां, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। उनकी 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 पत्रिकाओं में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विशेषांक प्रकाशित किए हैं। उनकी रचनाएं हंस, पहल, वसुधा, अक्षर पर्व, ज्ञानोदय, वागर्थ और समकालीन भारतीय साहित्य में छपी हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के लिए साहित्यकार मुक्तिबोध और लोक कलाकार दाऊ मंदराजी साव पर चित्रकथाएं लिखी हैं। उन्हें वागीश्वरी, सप्तपर्णी और अट्टहास सम्मान सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वे उपन्यास के लिए डॉक्टर नामवर सिंह और व्यंग के लिए श्री लाल शुक्ल से सम्मानित हुए हैं। उनकी यायावर प्रकृति उन्हें देश के अतिरिक्त विदेशों की यात्राओं में भी ले जाती है। वे भिलाई इस्पात संयंत्र में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग यानी CSR में सहायक प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद पूरे समर्पण के साथ लेखन कर रहे हैं। चुनाव और भोंगपुर 30 किलोमीटर जैसे चर्चित उपन्यासों, मेरा मध्य प्रदेशीय हृदय, मैदाने व्यंग, धराशायी होने का सिलसिला जैसे व्यंग संग्रहों से व्यंग जगत के एक प्रतिष्ठित व्यंगकार बने। आपकी 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य के क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले, जिनमें वागीश्वरी पुरस्कार, सप्तपर्णी सम्मान छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन रायपुर द्वारा वर्ष 2019
में समग्र लेखन के लिए अर्पित किया गया। इसके अलावा अट्टहास सम्मान जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। विनोद साव जी ने मूर्धन्य व्यंग्यकार शरद जोशी की परंपरा में अखिल भारतीय मंचों पर व्यंग रचनाओं का पाठ भी किया है। आइए स्वागत करते हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री विनोद साव जी का। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको वो दिन याद करके कि 4 दिन या 5 दिन पहले आप इन्हीं पुलवामा की वादियों में घूम रहे थे और आज हमारे साथ सौभाग्य से हमारे साथ बैठे हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग जब हमसे जुड़ते हैं तो हमारे श्रोताओं को भी आनंद आता है। जी बिल्कुल सही कहा प्रभात जी आपने कि 4 दिनों पहले मैं कश्मीर की यात्रा पर था और पहलगाम की वादियों में सपत्नीक इस उम्र में घूम रहा था और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहा था। ऐसे पहलगाम में बहुत अनमोल क्षण प्रकृति की गोद में हम लोगों ने बिताए, जो हमारा एक विलक्षण अनुभव था। और इस तरह से घूमते फिरते हुए हम आए और कुछ दिनों बाद, मेरा ख्याल है ये शायद कल की ही घटना है, जब पहलगाम में आतंकवादियों ने इस तरह से निर्दोष पर्यटन करने वालों पर हमला बोला और 28 लोगों का दिवंगत हो जाना एक बेहद दुखद घटना है। और इन सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि इसमें कश्मीर के आवाम का कोई दोष नहीं है और यह एक तरह से कट्टर आतंकवाद जो धर्मांधता से आती है उसका ये बहुत बुरा नतीजा है। और इस आतंकवाद को सबसे ज्यादा बचना पड़ेगा कश्मीर की जनता को, जिनके लिए ये एक बहुत कीमती समय था, गर्मी का, ग्रीष्मकालीन परिवर्तन का और उनकी कमाई के जरिए का। हर आतंकवादी हमला जो है वो कश्मीर के स्थानीय लोगों के पेट पर प्रहार होता है, यह बेहद दुखद है। मैं एक ये अंतिम बात इस पहले प्रश्न की ये कहूँ प्रभात जी कि जब आर के लक्ष्मण महान कार्टूनिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में यू सेड इट कॉलम लिखा करते थे तो उनसे मुलाकात हुई तो आर के लक्ष्मण कहा करते थे कि किसी व्यंग्यकार को अगर स्वर्ग में भी भेज दोगे तो वहां से भी वो मूल लेख निकाल कर ही आएगा और अपने हिसाब से उस पर टीका टिप्पणी करेगा। तो कश्मीर हमारे भारत का स्वर्ग तो है, लेकिन वहाँ एक व्यंग्यकार की यात्रा हुई है। तो व्यंग्यकार के साथ उस रचनात्मकता का मुठभेड़ होता है और वो मुठभेड़ हमारे सामने आतंकवादियों की हमको देखने को मिली है। अब देखते हैं कि व्यंग का दृष्टिकोण जो है इस मुठभेड़ के बीच में किस तरह से रास्ता निकालता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आतंकवाद की न कोई शक्ल सूरत होती है, न जात धर्म होती है। विनोद जी, बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेखन की पगडंडियों में मीलों दूर आने के बाद जब कभी आप पीछे की तरफ देखते हैं मुड़कर, तो क्या वो पहला मकाम याद आता है जहां से आपने चलना शुरू किया था? मुझे आपको बताते हुए बड़ा संकोच हो रहा है प्रभात जी कि मैंने लिखना बहुत देर से शुरू किया है। आज मैं 70 बरस का हूँ और मैंने 35 बरस की उम्र में लिखना शुरू किया था जी। जब अमूमन लेखक बनने की कोशिश में लोग 18 साल 20 साल की उम्र से लिखना शुरू कर देते हैं। शायद उसका कारण यह रहा हो कि मैंने साहित्य की सभी विधाओं में लिखा, लेकिन वे सारी विधाएं गद्य की विधाएं थी। मैंने कभी भी कविता नहीं लिखी। जी जी। हाँ, इस बात को मैं जब मंचों पर व्यंग्य पाठ करता हूँ तो कहता भी हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे 2 लोग हुए जिन्होंने कहानी, नाटक, व्यंग, उपन्यास सब कुछ लिखे और कविता नहीं की,
और हिंदी साहित्य के इतिहास के ये दोनों महापुरुष हैं। उनमें एक थे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद और दूसरा वो है जिन चाव। तो शायद देर से लेखन जो मेरा शुरू हुआ उसमें गद्य लेखन के लिए जो मैच्योरिटी और उम्र चाहिए थी, शायद उसके कारण वह विलम्ब हुआ हो। कविता से शायद अगर मैं शुरू हुआ होता तो किशोरावस्था से ही कविता की शुरुआत हो गई हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमूमन हम जब भी किसी लेखक से बात करते हैं तो उनका पहला प्यार पद्य से यानी कविता से होता है और उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते किसी विधा की ओर उनका झुकाव होता है। तो व्यंग की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ था? क्योंकि एक दौर में इस बात की भी एक बड़ी बहस हुआ करती थी कि व्यंग्य स्पिरिट है या विधा है। ऐसे दौर में व्यंग की तरफ आपका झुकाव कब हुआ? मेरा ख्याल है कि झुकाव जैसी कोई बात शायद नहीं आई, और व्यंग की जो प्रकृति है उस प्रकृति से मेरी प्रकृति जो है स्वाभाविक रूप से मिलती रही जी। और इसलिए मुझे किसी तरह की विधा की चयन को लेकर कोई दुविधा नहीं हुई, और बहुत ही स्वाभाविक रूप से मैंने जब कलम उठाई तो मेरी कलम ने व्यंग लिखना ही शुरू किया। और मुझे यह भी लगता रहा कि एक जमाने में कविता जिस तरह से आज की तमाम स्थितियों के लिए एक मानक विधा मानी जाती थी, उसके जगह में अब व्यंग ने कुछ ऐसी स्थिति बना ली है कि वह कविता की तरह आज के वर्तमान की मानक स्थिति वह बन गई है। साहित्य में वह एक मानक स्थिति के रूप में हमारे सामने आ गई है। और जैसे हम एक जमाने में कविता की ओर देखा करते थे, आजकल व्यंग की तरफ देखा जाता है। और आपने जो दूसरा सवाल स्पिरिट को लेकर उठाया, ये स्पिरिट शब्द जो है वो परसाई के लेखन से आया, और परसाई ने ही इस शब्द को सबसे सामने लाया जी। कि मैं व्यंग के स्पिरिट में लिखता हूँ। और परसाई ने जो कहा कि मैं व्यंग के स्पिरिट में लिखता हूँ, उसे ही आलोचकों ने पकड़ भी लिया कि व्यंग एक विधा नहीं है, यह एक स्पिरिट है। इसलिए स्पिरिट है क्योंकि परसाई ने कहा। जी जी जी। अब परसाई जो है वो एक, यह अलग बात है कि भारतेंदु युग से ही व्यंग जो है अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया था, और हिंदी आधुनिकता के शुरू से ही परंपरा को तजने या पूजने की बजाय उसे आलोचनात्मक ढंग से देखने की आदत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने डाल दी थी, और अपने समय की विडंबनाओं को व्यंग से देख सकने की शुरुआत की। बावजूद उसके वो एक अंतराल के बाद हमारे पास व्यंग के जो प्रथम पुरुष आए वो हरिशंकर परसाई थे। और परसाई जी ने, क्योंकि एक नवोन्मेष उनके साथ आ रहा था, एक नई विधा उनके साथ आ रही थी, और अपने हुनर के वो अकेले उस्ताद थे। उस तरह के और भी लेखक परसाई के समय में शुरू नहीं हुए थे, जो बाद में शरद जोशी और श्रीराज शुक्ल दोनों की कृतियां बाद में आई। तो ऐसे समय में परसाई कैसे कह सकते थे कि मैं अकेला जिस शैली में लिख रहा हूँ वो विधा वह आगे चलकर एक विधा का रूप ले लेगा। तो परसाई जिसे स्पिरिट कहा करता था, उसी स्पिरिट ने आज विधा का रूप ले लिया है। और बाद में परसाई अपने लेखन के लंबे अंतराल में, लंबे समय में, लंबे काल में ये माना करते थे कि लगभग उनका लिखा हुआ और उनकी शैली का जो अनुसरण चल रहा है वो एक विधा जैसी स्थिति को ला रहा है। और इस नवोन्मेष को नहीं पकड़ पाने के लिए वे आलोचकों के ऊपर भी नाराज हुआ करते थे। अगर आप परसाई के व्यंग संग्रह, सदाचार का ताबीज जैसे कुछ संग्रहों की भूमिका पढ़ेंगे जी, तो व्यंग को लेकर वो आलोचकों में जो नासमझी पैदा हुई, तो उन्होंने आलोचकों को हड़काया भी बहुत है। और कहते हैं कि कहानीकार मुझे इससे नहीं मानते कि मुझे मेरी रचनाओं को कहानी नहीं है कहते हैं, और व्यंगकार इसलिए नहीं मानते क्योंकि आलोचक व्यंग को विधा नहीं मानते। जी जी बिल्कुल। जी, ये अब स्पिरिट वाली बात
नहीं रह गई है और ये पूरी तरह से एक परिपक्व विधा के रूप में आ गई है और इसमें अब बहुत से लेखक लिखने वाले हो गए हैं। बिल्कुल विनोद जी, एक सवाल और मैं आपसे करता हूँ। एक कुशल व्यंगकार के लिए अपने आसपास के निरीक्षण, दृष्टि, निर्वाह और व्यंग में कहन का कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं? व्यंग में कहन के योगदान मतलब इस दृष्टि के लिए ये जरूरी है कि व्यंग क्या है। बिल्कुल। अगर कोई लिखना शुरू करता है तो उसको पहले ये जानना जरूरी है कि व्यंग क्या है, उसका उद्देश्य क्या है जी। और तब फिर उसकी कलम में वो बात आएगी कि व्यंग के लिए जो जरूरी तत्व है उसे वह लेखक पकड़ पा रहा है क्या। तो कई लोगों के मन में यह शंका रहती है कि व्यंग क्या है। व्यंग एक साहित्यिक उपकरण है जी, जिसका उपयोग कलाकार, रचनाकार समाज में मूर्खता और दुष्टता का मजाक उड़ाने के लिए करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, यह एक घिसा हुआ वाक्य है जी जी। व्यंग्यकार के हाथ में एक ऐसा दर्पण है जिसमें उसे अपना छोड़कर सबका चेहरा दिखता है और उन चेहरों के पीछे की सारी कारगुजारियां दिखती है, वो तमाम विद्वताएं दिखती है। तब लेखक व्यंग की सुस्त खुराक के साथ उसकी खामियों को उजागर कर देता है। व्यंग एक मनोरंजन का रूप नहीं है बल्कि जागरूकता पैदा करने और सकारात्मक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। यह लगता नकारात्मक है पर होता रचनात्मक है। यह केवल और केवल सुधारवादी है। व्यंग का उद्देश्य आराम की जिंदगी गुजारने वालों को सताना और सताए हुए को आराम देना है जी। व्यंग आंदोलनों से नहीं अपनी आंतरिक शक्ति से विधा के रूप में स्थापित हो रहा है। हिंदी व्यंग का स्वतंत्र व्यक्तित्व निर्मित हो चुका है। इसलिए व्यंगकार का दायित्व है कि वह अपने आसपास के जो सामयिक घटनाक्रम है उस पर पूरी तरह से नजर रखे, क्योंकि साहित्य की तमाम विधाएं जो है सामयिकता को लेकर रचना तो कहते हैं, पर व्यंग की जिम्मेदारी इस मामले में बहुत ज्यादा है कि उसे घोर साबित विषयों को व्यंग में गूंथने की कवायद करनी पड़ती है। हाँ, उसे बिल्कुल देखना पड़ता है कि आज राजनीति में क्या हो रहा है, आज धर्म का पाखंड क्या बोल रहा है, आज हमारे साहित्य में किस तरह से उठापटक और की राजनीति चल रही है। इन तमाम सब चीजों की हमारी सामाजिक विसंगतियां क्या हैं, समाज में किस तरह से जड़ता और मूर्खता चली आ रही है, धर्म के बहाने किस तरह से पाखंडी लोग जो हैं वो करोड़ों और अरबों से खेल रहे हैं। हमको माया मिथ्या है और सब मिथ्या है और माया वो है, ये है, दुनिया भर का उपदेश ये रहे और खुद करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। ऐसे लोगों को पर्दाफाश करना व्यंग्यकार का दायित्व होता है। राजनीति में तो खाली चलो कम से कम आरक्षण भी एक लोकतांत्रिक प्रावधान है। धर्म क्या, धर्म में तो केवल एक वर्ग विशेष का वर्चस्व है जी। तो इस तरह के वर्चस्व को समाज के जिस भी क्षेत्र में आता है उसे तोड़ना, जड़ता पर प्रहार करना, यह व्यंग्यकार का दायित्व है। हम दूसरों के संस्कार पर तो प्रहार कर लेते हैं लेकिन अपने संस्कारों की जड़ता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। जी 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 जी। मेरे साथी अमायरा आ चुकी हैं मेरे साथ में। इस गहमा गहमी तेज़ गर्मी के बाद भी जयपुर का ट्रैफिक किसी आदमी को आसानी से अपने मंजिल तक नहीं पहुंचने देता, लेकिन अमायरा जूझते हुए मेरे साथ आ गई हैं। अमायरा जी, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं चाहती हूँ एक छोटा सा ब्रेक हम ले लिसनर्स के लिए और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे व्यंग पढ़ने की। और आप ये छोटा सा ब्रेक एंजॉय कीजिए, वापस आते हैं हम थोड़ी देर में। है ख्वाब तो या कोई फसाना, सुनना एक किस्सा है बनाना तेरे संग, साथ चलते जिंदगी एक बहाना, सुनना एक राज है बताना जो 100 दफा पहले भी कहा नजरों से मैंने, पर
जाना ना जाना तूने देखा क्या 100 दफा दिल ये धड़का तेरी एक हंसी पर, जाना ना जाना तूने सुना क्या, सितारों में ज़ारों पल है बिताना तेरे संग, सुनो ना तुझे अपना है बनाना। वापस आ चुके हैं हम इस खास शो में जिसका नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग, और वक्त हो गया है अब व्यंग सुनने का, जिसे बोला है गोपेश कौशिक जी ने। जी हाँ, सांस लेना भी दूभर हो गया है, ये सुनने में आता रहा है, अनुभव की बात भी रही है। अपने आसपास ऐसे विशेषज्ञ भी सक्रिय होते थे जो लोगों का सांस लेना भी दूभर कर देते थे। भले ही वो खुद दमा के मरीज हों, पर अच्छों की सांस लेना वे बंद करा सकते थे। जो लोगों की नाक में दम कर देते थे, उनका अगला कदम उनकी सांस लेना दूभर कर देना होता था। सांस नाक से शुरू होती है, फिर पेट में जाती है। जिनके पेट में बात पचती नहीं, वो पेट में सांस लेते हैं। मेरे पास एक सज्जन हाफते हुए आए, जिनकी नाक में कोई ना कोई दम किए होता था, जिनसे उनका सांस लेना दूभर होता रहता था। वे बताने लगे कि फला आदमी है ना, वो एक रसूखदार की नाक का बाल है, बड़े बड़े लोगों की नाक में दम कर देते हैं, उनकी सांस लेना बंद करवा देते हैं। मैंने कहा कि अगर वे नाक के बाल हैं तो उनके रसूखदार के हित में है, क्योंकि नाक के बाल फिल्टर का काम करते हैं, जिससे आदमी ताजी हवा अपनी सांसों में भर सकता है और अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकता है। आप भी अपनी नाक में कैंची चलाना बंद कर दें तो आपको भी राहत मिलेगी और आप राहत की सांस ले सकेंगे। ये नुस्खा जानकर वे आश्वस्त हुए कि अब कोई भी उनकी नाक का बाल बांका नहीं कर सकता। वे मेरे प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए निकल पड़े। सज्जन आदमी का यही काम है, उसके पास प्रतिकार का साहस नहीं होता। कहीं कोई राहत भरी खबर पा जाता है तो बस वह हाथ जोड़कर यहाँ वहाँ कृतज्ञता ज्ञापन करता फिरता है। अपनी सज्जनता के कारण वह और कोई काम कर भी नहीं सकता। वह हर प्रकार के कार्य के लिए अयोग्य सिद्ध होता रहता है। उनके सानिध्य में लोगों को यह भरोसा हो चला होता है कि वह इतना सज्जन हो चला है कि अब किसी काम का रह नहीं गया है। एक महाशय बता रहे थे कि उनके जीवन में कोई सज्जन आदमी काम नहीं आया। जीवन में वही लोग काम आए जो एक नंबर के तिकड़मी और हरामी थे। वे भले ही कई लोगों का सांस लेना दूभर कर देते थे, पर कुछ लोगों के सांस लेने के रास्ते भी खोलते थे। आज हमारे आसपास जो थोड़े से लोग चैन की सांस ले पा रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है। और जो अपनी छाती फुलाए खड़े हैं, उनके पीछे ऐसे ही उस्तादों का वरद हस्त है। ऐसा लगा कि सांस लेना एक सामाजिक उद्यम है और दूसरों को सांस लेने देना एक मिशन है। मुझे बड़े दिनों से सांस की तकलीफ हो रही थी, पर नाक का कोई रास्ता खुल नहीं रहा था। गर्मी में भी गर्म पानी पीने और गर्म पानी से नहाने, अदरक की कड़क चाय सुड़कने और काढ़ा पीने के कई कष्टदायक खटरम कर लिए थे, पर नाक को नहीं खुलना था, सो नहीं खुली। फेफड़ा वार्ड के डॉक्टर ने छाती का एक्सरे करवा लिया और नाक का एक्सरे करवाने के लिए नाक कान गला विशेषज्ञ के पास भेज दिया। फेफड़े वाले ने बताया कि आपका फेफड़ा कमजोर है और नाक कान वाले डॉक्टर ने बताया कि आपको साइनस का बड़ा इन्फेक्शन है। महीने भर के लिए दोनों की एंटीबायोटिक दवाइयां शुरू हो गईं। डॉक्टर साहब ने लगे हाथ ब्रीदिंग मशीन में भी अपनी सांस आजमा लेने पर जोर दिया और कहा कि उससे भी ठीक नहीं होने पर आपकी नाक की एक छेद जो संकरी हो गई है, उसमें गर्म रॉड डालकर चौड़ा कर दिया जाएगा, फिर आप खुलकर सांस ले सकेंगे। मशीन वाले तकनीशियन ने मुंह में कुछ टूल डालते हुए कहा कि लंबी सांस लीजिए और जब मैं कहूं तब छोड़िए। हाँ, धीरे धीरे छोड़िए, बस ऐसे ही करते रहें। मैं आपके मोबाइल में एक ऐप डाल देता हूं और आप ऐसी क्रियाएं घर में दोहराते रहें। अब मोबाइल के ऐप से रोज आवाज आती है, हम लाएंगे आपके इनबॉक्स में ताजी हवा का झोंका, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस रोकिए, फिर लीजिए। ये डायफ्रामिक सांस है जो आपके फेफड़ों को मजबूत करें। ये पर्स लिप सांस आपकी ऑक्सीजन बढ़ाए, फेफड़ों को साफ करें हप पफ तकनीक से। फेफड़ों को आराम दें, धीमी गति से सांस लें। आपको अस्थमा होने की आशंका है, अपनी दवा ट्रैक करें। स्वास्थ्य की जांच करवाएं और 30% छूट पर फेफड़ों के लिए भोजन प्राप्त करें। आपको कौन सा इनहेलर सूट करता है, हमें बताएं। सांस के लिए प्रीमियम प्लान का चयन कीजिए, मासिक या त्रैमासिक जैसा चाहें। आप जो भी मशीन या दवा चाहेंगे हमें ऑनलाइन ऑर्डर करें, यूपीआई से पेमेंट करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुरियर से घर पहुंच सेवा है। योग की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, हमारे फिजियो सत्र में पधारें और अपनी सांसों के हीरो बनिए। हम लाएंगे आपके फेफड़ों के इनबॉक्स में ताजी हवा का झोंका। वे कह तो रहे थे कि अब सांस फूलने की समस्या नहीं रहेगी, पर उनके सांस सुधार के संभावित बिल को देखकर मेरी सांस धौंकने की तरह फूल रही थी। आधुनिक चिकित्सा में ये बड़ी विडंबना है कि एक ही बीमारी के कारण को जानने के लिए शरीर के अलग अलग अंगों की तलाशी लेनी पड़ती है। उन्हें अलग अलग अंग के चिकित्सक देखते हैं। अगर आप हृदय रोग से पीड़ित हैं तो दांत तोड़वाने से पहले हृदय रोग विशेषज्ञ से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
कि दांत तोड़ने से आपके हृदय को कोई खतरा तो नहीं है, तभी दंत चिकित्सक आपके दांत उखाड़ पाएंगे। वैसे भी ज्यादातर दंत चिकित्सकों के पास दांत उखाड़ने के सिवा कोई और काम होता नहीं। वे दांत की चिकित्सा कम करते हैं, उखाड़ते ज्यादा हैं। न रहेगा दांत, न रहेगा दंत रोग। गांव के मेला मड़ई में कई ऐसे आक्रामक विशेषज्ञ छेनी हथौड़ी लेकर बैठे रहते हैं, जो सस्ते में एक ही बार ऐसा करते हैं कि दांत कहाँ जाता है पता नहीं चलता। आजकल अस्पतालों में ठेका श्रमिक, तकनीशियन और तदर्थ चिकित्सक आ गए हैं, जो हर तरह की बीमारी को सुधारने का ठेका लेते हैं। जैसे मकान के मिस्त्री बदलते रहते हैं, वैसे अस्पताल के डॉक्टर। आप जिस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिए रहते हैं, वहाँ जाने से दूसरे डॉक्टर मिलते हैं और ऑपरेशन तीसरे डॉक्टर साहब करते हैं। महानगर के अस्पतालों में जो मरीज को कोमा में डालकर जाता, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र कोई और देता है। ये अस्पतालों में किसी मकान मिस्त्री की तरह आते हैं, जो केवल अपने काम पर विश्वास करते हैं, मरीज के जीवन पर नहीं। ये क्षण भंगुर काया कब उठ जाएगी कोई नहीं जानता, और चिकित्सक इसे जानना भी नहीं चाहता। वह तो मरीज की केवल सांस देखकर ऑपरेशन शुरू करता है, इस विश्वास के साथ कि उसके ऑपरेशन के बाद भी मरीज सांस लेगा और उसकी सांस चलती रहेगी। मरीज को भी भरोसा होता है कि उसकी सांस कम से कम उसके डॉक्टर के पास खड़े रहने तक तो चलती रहेगी। आगे न मरीज जानता है न डॉक्टर, साधु संत ही बता सकते हैं आपकी सांस लेने और छोड़ने की वाजिब क्रिया को। दाढ़ी वाले बाबा ने सांस लेने और सांस छोड़ने की तो ब्रांडिंग कर दी थी। एक गहरी सांस लेकर सांस को ऐसे छोड़ा कि उनका उभरा हुआ पेट पूरी तरह से सिकुड़कर शरीर से इतना चिपक गया मानो उनके शरीर में पेट है ही नहीं। और टीवी के कैमरे उसे क्लोज शॉट से टीवी की पूरी स्क्रीन पर दिखा देते थे, जिसे जनता जनार्दन देखकर ऐसी भौचक हुई कि बाबा अपनी इसी सांस क्रिया से करोड़ों में खेलने लगे हैं। विश्व गुरु बनने के सपने में हमारे सामने जो पहला विश्व गुरु आया, वो अब तक यही सीख पाया कि मनुष्य को सांस लेना कैसे चाहिए और सांस छोड़ना कैसे है। सामने योगाभ्यासी खड़े थे और बाबा का निर्देश गूंजा, सांस लेने में 2 चरण होते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। वायु का विकार है, निकल जाएगा, सांस लो, सांस छोड़ो। उनके कहने पर हजारों शिष्य एक साथ सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे। प्राण वायु लेते हुए, उदान वायु छोड़ते हुए अपान वायु भी पृष्ठभाग से निकल जाती थी। इससे जाहिर होता है कि सांस लेना कोई आसान व सरल कार्य नहीं है। नंग धड़ंग होकर परिश्रम और प्रयास से ही यह क्रिया संभव हो पाती है। यह भी एक साधना है। इस प्रयास में शरीर में जितने भी छिद्र होते हैं, उनमें से ठोस, द्रव्य और वायु कहीं से भी निकल सकते हैं। बाबा को यह भी पता चला कि उनके कई शिष्यों को सांस लेना भी नहीं आता, तभी वे झल्ला उठते थे, अरे मैं बोल क्या रहा हूँ, सांस ही तो लेने को बोल रहा हूँ, सांस भी नहीं लोगे तो और क्या करोगे। सांस लेने में छाती के अंदर और बाहर हवा का आना जाना होता है। इसे वेंटिलेशन कहा जाता है, जो तुमको वेंटिलेटर पर ले जाने से बचाएगा। इधर ओशो महाशय कह रहे हैं, चुपचाप सांस लो और लोगों को सांस लेने दो, बस सांस लेने का ढोंग मत करो। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। जी हाँ, और ये विनोद साहब जी द्वारा लिखा गया कमाल का व्यंग पढ़ा गोपेश कौशिक जी ने। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, एक समीक्षात्मक टिप्पणी जरूर सुनेंगे डॉक्टर सुधीर शर्मा जी द्वारा, जो उन्होंने रायपुर से भेजी है। नमस्कार, मैं रायपुर से डॉक्टर सुधीर शर्मा। हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंग्यकार विनोद साहब के एक व्यंग सांस लेने का ढोंग, इस विषय पर मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। विनोद साहब बहुत ही सुलझे हुए व्यंग्यकार हैं, लेकिन उनका व्यंग आज की तमाम विसंगतियों और नए नए विषयों, नई नई समस्याओं को इस तरह प्रस्तुत करता है कि व्यंग का पाठक इस तरह उलझते जाता है कि विषय की जो तमाम बिंदुएं हैं उसे वह छूता है और अनुभव करता है और देखता है कि आज की व्यवस्था किस तरह है। सचमुच आज सांस लेना दुभर हो गया है। सांस लेने का ढोंग करना आज एक फैशन की तरह है। विनोद साहब अपने व्यंग में न केवल इस बहुत ही महीन विषय को उठाते हैं, बल्कि विज्ञान, योग, चिकित्सा व्यवस्था की तमाम खामियां और जो सामाजिक हमारे रिवाज हैं उस पर भी करारा व्यंग करते हैं। देखिए, सांस लेने के जो तरीके और उसका जो ढोंग जिस तरह आज ज्ञान विज्ञान और योग में के माध्यम से चल रहा है, और कैसे एक सामान्य से विषय को हरिशंकर परसाई की तरह आगे बढ़ाते हैं, या कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की याद आई, नाखून क्यों बढ़ते हैं। विनोद साहब में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसी बौद्धिकता है, अकादमिक ऊंचाई है, हरिशंकर परसाई जैसी मारक क्षमता है और शरद जोशी जैसा गुदगुदापन है। वे अपने ही व्यंग में अपने
एक पात्र के माध्यम से कह रहे हैं कि उनके जीवन में कोई भी सज्जन आदमी काम नहीं आया। जीवन में वही लोग काम आए जो एक नंबर के तिकड़मी और हरामी थे। कि भले ही कई लोगों का सांस लेना दुभर कर देते थे, पर कुछ लोगों के सांस लेने के रास्ते भी खोलते थे। इतनी मारक क्षमता है कि किस तरह सांस की अगर कोई तकलीफ हो जाए और वो अस्पताल पहुंच जाए तो किस तरह डॉक्टर, टेक्नीशियन लोग उसे तंग करते हैं या उस पर क्या क्या प्रयोग करते हैं, ये इस व्यंग में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। व्यंग की भाषा बहुत ही उम्दा है, बहुत ही रोचक, बहुत लालित्यपूर्ण है। व्यंग का कथ्य, तथ्य और व्यंग की जो विसंगतियों पर प्रहार करने की क्षमता है वह बड़ी अद्भुत है। विनोद साव इस तरह सिलसिलेवार इस छोटे से सामान्य से लगने वाले विषय को गंभीरता की ओर और लोकव्यापीकरण की ओर प्रस्तुत करते हैं कि वहाँ सचमुच में ये बात सामने आ जाती है कि चुपचाप सांस लो और लोगों को सांस लेने दो, सांस लेने का ढोंग मत करो। मैं विनोद साहब को इसके लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर शर्मा जी। साथियों, आपको याद ही होगा कि बुधवार की शाम व्यंग के नाम होती है और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से श्री विनोद साव। अगर आप भी उनसे कुछ सवाल करना चाहें तो हमारे फ़ोन नंबर 7339990969 पर आप उनसे जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और यदि आप इस समय बॉक्स एफएम सुन रहे हैं तो आप चैट रूम में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल लिखकर भेजिए। हम उस सवाल को विनोद साव जी को पेश करेंगे और वो उसका जवाब देंगे। विनोद जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने चुनाव और भोंगपुर 30 किलोमीटर दूर जैसे चर्चित उपन्यास लिखे। आज जबकि व्यंग्य लेखन ही बहुत कठिन होता है, ऐसे में एक व्यंग्य उपन्यास लिखना कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा जब 250 या 400 पेज में आपको निरंतर व्यंग की स्पिरिट को भी बनाए रखना पड़ता है, पंच उसके वातावरण का, उसका ऑब्जर्वेशन सब कुछ होता है। तो हमारे श्रोताओं को और ख़ास तौर से वो लोग जो व्यंग्य के क्षेत्र में हैं और उपन्यास लिखने का मन करता है उनका, तो उनको आप क्या बताएंगे? हाँ, निश्चित रूप से रचना को जो विस्तार देना चाहते हैं तो उनके लिए उपन्यास बहुत ही माकूल विधा होती है। और चाहे वो लेखक कहानी का लेखक हो, चाहे वो व्यंग का लेखक हो जी, चाहे वो नाटक का लेखक हो, लेकिन जहाँ उसे लगता है कि किसी एक प्लॉट को विस्तार देने की जरूरत है और वह 2-4 पृष्ठों में जिस तरह से व्यंग लिखा जाता है, और व्यंग के साथ तो एक बड़ी सीमा ये रही कि वो अखबार में जाने के बाद पहले तो 1 बीते का व्यंग आता था, आजकल 4 अंगुल के व्यंग अखबार वाले मांगने और छापने लगे हैं। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो इसमें ऐसे लेखक जो एक बड़े कैनवास को साधना चाहते हैं और उस पर अपनी कलम चलाना चाहते हैं, तो व्यंग की शैली को एडॉप्ट करते हुए, व्यंग के उस स्पिरिट को बनाए रखते हुए और व्यंग को उस मूल रचना की अंतर चेतना में डालते हुए एक कथानक का निर्माण करते हैं जी। और वह एक व्यंग उपन्यास के रूप में हमारे सामने आता है। और मैं समझता हूँ कि एक लेखक को केवल छोटी रचनाएं लिखकर ही संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, उसे लिखना चाहिए बड़ी रचनाएं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हम लोग तो परसाई जी, शरद जोशी जी, ये लोग सब हमारे गुरु थे, तो अपने गुरु की रचनाओं को भी हम लोगों ने बहुत लंबी नहीं देखा अखबार की सीमाओं के कारण। तो अधिकांश लेखन भी जो व्यंग की प्रथम पीढ़ी के जो लेखक रहे, उनकी भी रचनाएं अखबारी स्तंभ से जुड़े होने के कारण वो छोटी हुआ करती थी जी। हाँ, और वही संग्रह के रूप में आए। लेकिन बाद में मैं देख रहा हूँ कि जो लेखक आए हैं वो और भी छोटी व्यंग रचनाएं लिख रहे हैं जी जी। और अखबार के जो संपादक हैं, साहित्य संपादक, वो बोल रहे हैं कि आप 100 शब्द में लिखिए, 50 शब्द में लिखिए, इस तरह से।
जी बिल्कुल। जैसे व्यंग नहीं हो गया, कोई लाफ्टर शो जैसा कुछ टुकड़ा हो गया, इस तरह का वो मांग रहे हैं और लेखक उस तरह से लिख रहे हैं, तो उससे कोई बात बनती नहीं है। जी जी। और उसमें लेखक स्थापित भी नहीं होता। इस बात को लेखक कृपया ध्यान पूर्वक सुने कि कोई भी लेखक छोटी रचनाओं से स्थापित नहीं होता। जी बिल्कुल। हाँ, उसे विस्तार देकर बड़ी रचना लिखनी पड़ेगी और बड़ी से बड़ी रचना लिखनी पड़ेगी और जरूरत पड़ने पर उसे औपन्यासिक रूप देना पड़ेगा और उपन्यास लिखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आज का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर कहा जा रहा है इसे। 30 सेकंड की रील और हाफ लाइनर लिखने के इस दौर में आपके 2 उपन्यासों के प्रति पाठकों का रुझान कितना था? पाठकों का रुझान तो रहा ही होगा। मुझे आश्चर्य ये है कि 20 से अधिक किताबें हैं जिसमें 10 के करीब व्यंग संग्रह और व्यंगकारों पर हैं और व्यंग की आलोचना पर है और व्यंग उपन्यास पर हैं। तो ये आप गौर फरमाएंगे कि मुझे जो ये 6-7 जो प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान जो मिले देश भर में, लखनऊ में, भोपाल में या जमशेदपुर में या और कहीं भी, या दिल्ली में रूसी दूतावास के द्वारा अगर मैं बुलाया गया या कहीं भी इस तरह से जो आयोजन हुए, तो वो तमाम पुरस्कार मुझे व्यंग उपन्यासों पर मिले, चुनाव पर मिले। चुनाव पर लगातार 3 वर्षों तक पुरस्कार मिले। पहला पुरस्कार लखनऊ में अट्टहास श्रीराज शुक्ल जी के हाथों मिला। दूसरा मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन भोपाल का वागीश्वरी सम्मान डॉक्टर नामवर सिंह के हाथों मिला। और तीसरा जमशेदपुर में प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर और डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के कर कमलों से मिला। तो वर्ष 97, 98 और 99 3 वर्षों तक एक ही उपन्यास चुनाव को लगातार पुरस्कार मिले। और दूसरे उपन्यास भोगपुर 30 किलोमीटर को 2008 में रांची में पुरस्कार मिला था। और इसे हंस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका के माध्यम से इस पुरस्कार का संयोजन किया गया था, विज्ञापन किया गया था और पुस्तकें आमंत्रित की गई थी और उसमें से चुना गया था। तो जिस तरह से रहा, और प्रकाशकों ने भी इसे बहुत हाथों हाथ उठाया और विश्व पुस्तक पहला दिल्ली और कलकत्ता के मेले में ये दोनों उपन्यास जो हैं काफी बिके और व्यंग के दूसरे संग्रह भी बिके। और पाठक जो है इन किताबों को खरीदने के बाद उनके फोटो खींचकर मैसेंजर में मुझे भेजकर सूचित भी करते थे। तो इस तरह से पाठकों के बीच रचना जा रही है। ये तो पुरस्कारों से तो तय हुआ ही हुआ, प्रकाशक भी बढ़कर हाथ लगा रहे थे और किताबें बिक रही थी और प्रतिष्ठित पत्रिकाएं छाप रही थी और पाठकों की प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से आ रहे थे और टेलीफोन के माध्यम से आ रहे थे। और हमारे वरिष्ठ लेखक श्रीराज शुक्ल, रविन्द्रनाथ त्यागी, शंकर पुणतांबेकर और ध्यान चतुर्वेदी, प्रेम जन्मेजय, इन तमाम लोगों का स्नेह लगातार मिल रहा था। तो इससे लगता तो है मुझे एक लेखक के रूप में संतुष्टि है कि मेरी रचना पाठकों तक हर स्तर पर गई है। रविन्द्रनाथ त्यागी ने मेरे पहले व्यंग संग्रह पर लिखते हुए कहा है कि विनोद साव एक आम आदमी के व्यंगकार के रूप में स्थापित होते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो आम आदमी के व्यंगकार के रूप से लेकर तमाम जो प्रबुद्ध जन है और लेखकों के बीच भी मेरी रचनाओं का प्रभाव गया। और तमाम लेखक जो है मेरे अलग अलग संग्रहों की भूमिका लिखने के लिए और फ्लैट मैटर लिखने के लिए सामने आए और उन्होंने आशीर्वाद अपना दिया। उन सबके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आकाशवाणी वगैरह में भी मैंने काफी व्यंग पाठ किए, दूरदर्शन में भी व्यंग पाठ किए। और ये सुखद संयोग है कि प्रभात गोस्वामी जी जैसे बहुत पारखी और एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ने मेरी प्रतिभा को पहचाना और मुझे इस रेडियो वार्ता से जोड़ा। जी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि हम लोग चाहे कुछ भी कह लें कि पाठकों की कमी है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप बेहतरीन लिखते हैं और आप पाठकों के दिल तक उतरने में सक्षम है तो आपका चाहे 1 पृष्ठ का व्यंग्य हो या 400 पेज का उपन्यास हो, लोग उसको पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ये आपने एक बात जो कही, मतलब व्यंग लिखना इतना कठिन है, उसके बावजूद भी आपने उपन्यास कैसे लिखा,
हाँ मेरा ये इस पर जो मैं एक अपनी कैफियत जो दे रहा हूँ, इस पर आलोचक भी ध्यान रखें, कि जो समीक्षक हैं, व्यंग के समीक्षक आलोचक, वो भी ध्यान दें कि एक बड़े प्रतिष्ठित कथाकार हो गए हैं, वो आपके राजस्थान से जुड़े हुए हैं, कथाकार स्वयं प्रकाश। हाँ, भोपाल में रहे लंबे समय। हाँ। लेकिन आपके राजस्थान के हैं वो। जी जी। स्वयं प्रकाश, जो कथाकार स्वयं प्रकाश, देखिए वो कहानीकार है, लेकिन वो कहते हैं कि व्यंग लिखना बेहद मुश्किल काम ना होता तो जहाँ हिंदी में सैकड़ों कवि हैं और 50 कहानीकार, वहाँ दर्जन 2 दर्जन व्यंगकार भी होते। जी जी बिल्कुल। मैं सोचता हूँ व्यंग लेखन में सबसे मुश्किल चीज है संतुलन बनाए रखना, एकाग्रता भंग न होने देना। जी। मानो किसी रस्ते पर चलना हो जो ठीक तरह से तरा हुआ भी ना हो, जरा चूके कि हास्य होकर रह गया, जरा फिसले कि उपहास होकर रह गया, जरा भटके कि भाषणबाजी हो गई, जरा खिटके कि जुमलेबाजी और मैनरिज्म हो गया। इस विधा को साधना सचमुच बड़ा कठिन है। मेरा ख्याल है कि इस विधा में लिखने के लिए आदमी की छोरी, उसकी वैचारिक तैयारी और विचारधारागत स्पष्टता बड़ी पक्की होनी चाहिए। बिल्कुल। एक कविता एक क्षण के वियोग से शुरू होकर अपने आप को लिखवा सकती है, एक कहानी बनते बनते बन सकती है, लेकिन व्यंग्यकार को तो पहले से मालूम रहना चाहिए कि अमुक रचना में उसे क्या, कितना और कैसे कहना है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। दरअसल बात यह है कि व्यंग रचना प्रक्रिया पर ज्यादा बात होती नहीं है। व्यंग रचना का एक गुण माना जाता है जो किसी भी रचना में हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन अब पुरातन काव्य शास्त्र से हटकर इस बात को सुलझा लेना चाहिए। जी बिल्कुल। जी, मैंने जो व्यंग उपन्यास की बात कही थी वो एक सामान्य सवाल था कि वो केवल आपके लिए नहीं बल्कि जितने भी लोग व्यंग उपन्यास लिखते हैं, मैं उन लेखकों को जो व्यंग उपन्यास लिखने के लिए प्रयासरत हैं, बस यह जानकारी दिलवाने की कोशिश कर रहा था कि व्यंग अपने आप में बहुत मुश्किल विधा है और उसके बाद अगर आप 250 पेज या 400 पेज का उपन्यास लिखते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। और विनोद साव जी ने बेहतरीन तरीके से ये सब बताया। और एक विनोद जी, आपने आलोचना की भी बात कही। व्यंग आलोचना के क्षेत्र में अनेक नाम सामने आते हैं, जैसे सबसे पहले जीपी श्रीवास्तव जी का नाम लिया जाता था, इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर घोष, डॉक्टर बरसानी लाल चतुर्वेदी, डॉक्टर शेरजंग गर्ग से लेकर डॉक्टर मधुसूदन पाटिल जी, शंकर पूर्ण तांबेकुर, बालेंद्र शेखर तिवारी, ऐसे बहुत से नाम हैं जो व्यंग की आलोचना के साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रमेश तिवारी, प्रेम जन्मेजय, गौतम सान्याल का नाम भी लिया जाता है कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि व्यंग्य का स्वतंत्र आलोचना शास्त्र अभी भी विकसित नहीं हो पाया है, जब कितना लोग काम कर रहे हैं? हाँ, आलोचना में एक सूक्ष्म व्यंग रचनाकार की जो बौद्धिक विकास और कलात्मक संयम का परिचय जो व्यंग लेखन में मिलता है ना, उसे हमारे आलोचक जो हैं वो पकड़ नहीं पाते। जी जी। और आलोचना के लिए, व्यंग की आलोचना के लिए जो मनीषा चाहिए, श्रीलाल शुक्ल जी भी इस बात को कहते हैं जी। या फिर जिस बौद्धिक मानसिक स्तर की तैयारी होनी चाहिए, उसका हिंदी में आलोचकों के पास बड़ा अभाव रहा है जी। एक कारण यह हो सकता है, और दूसरा कारण ऐसे सांगठनिक आलोचकों पर थोड़ा सा ध्यान दें जो अपने को प्रतिबद्ध मानते हैं। जी जी। इन्होंने व्यंग को विधागत लेखन नहीं माना और इसलिए उनकी आलोचना के एजेंडे में कभी नहीं रहा जी। यह हिंदी आलोचना का दुर्भाग्य रहा कि परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल जोशी, श्रीलाल शुक्ल जैसे लेखकों ने आधुनिक हिंदी साहित्य को जो एक नवोन्मेष दिया, उसे अपनी संकीर्ण आलोचना पद्धति में वे नहीं समझ पाए। परसाई ने व्यंग को शूद्र से छत्री बनाया था, जिसे आलोचक फिर से शूद्र बना देने पर तुले रहते हैं। ले देकर परसाई ने व्यंग लेखन की एक सुव्यवस्थित परंपरा का निर्माण कर उसे समृद्ध किया था, जिसे परसाई के समकालीन व्यंगकारों ने इस परंपरा को और मजबूत किया। पर इन रचनाकारों के समकालीन आलोचकों ने
साहित्य की एक नई विकसित होती परंपरा को धो डाला। उन्हें ये भी भान नहीं हुआ कि अपनी हेकड़ी में वे अनजाने ही एक नवोन्मेष को खत्म करने की नादानी कर रहे हैं। उनकी आलोचना दृष्टि परसाई की सुपुष्ट की हुई परंपरा के खिलाफ हो गई है। वे नहीं जान पा रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। जी देखिए, होता क्या है कि जैसे अंग्रेजी के जो बड़े साहित्यकार हुए वो शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ हुए और वो नाटककार हुए, और अंग्रेज इस बात पे बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि दुनिया की कोई भी भाषा जो है वो दूसरा शेक्सपियर पैदा नहीं कर सकी। तो हिंदी साहित्य को भी इस चीज को देखना चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरी भारतीय भाषाओं में क्या हुआ है या पाश्चात्य में क्या हुआ है या अंग्रेजी साहित्य में क्या हुआ। अरे हिंदी में कोई नवोन्मेष आया है क्या? हिंदी का जो परसाई पैदा हुआ है वो क्या समस्त भारतीय भाषाएं पैदा नहीं कर सकी? बिल्कुल ठीक कहा। देश की समस्त भारतीय भाषाएं जो हैं वो दूसरा परसाई पैदा नहीं कर सकी। जी बिल्कुल ठीक है। वे श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी जैसा दूसरा उपन्यास नहीं लिख सकी। परसाई का भी कहना है कि श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी न केवल हिंदी में बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं में भी एक उत्कृष्ट कृति है और दुर्लभ है। बिल्कुल। दूसरी भाषाएं जो हैं वो शरद जोशी जैसी वाचिक परंपरा का व्यंग्यार पैदा नहीं कर सकी। जी ये क्या बात थी कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में कवियों के बीच में शरद जोशी छा जाते थे जो गद्य रचना पढ़ते थे। बिल्कुल। और शरद जोशी ने जो गद्य व्यंग पढ़ा वो मंचों पर लटके झटके के लिए लिखी गई रचना नहीं थी। वो तमाम धार्मिक और सारिका जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की छपी और प्रकाशित रचना थी। उनके प्रतिष्ठित पत्रिका प्रकाशकों के द्वारा छापी गई रचनाएं थी। उन रचनाओं को उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने मंचों के लिए रचना नहीं लिखी। जी हाँ साहब वक्त क्योंकि बहुत तेजी से दौड़ रहा है आगे और हमारा कुछ कहना चाह रही हैं, कोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी आगे बढ़े इससे पहले हम संदेश सुनेंगे राजेंद्र वर्मा जी का। हर्ष का विषय है आज सुपरिचित व्यंग्यकार श्री विनोद साव पर केंद्रित चर्चित कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग का आयोजन है। इस कार्यक्रम का रंग तो बहुत सुहाना है और श्रोताओं के मनोमस्तिष्क को आनंद से सराबोर कर देने वाला। विनोद साव जी व्यंग की दुनिया के जाने माने हस्ताक्षर हैं और वे सरोकारी लेखन करते हैं। व्यंग के नाम पर आज जहाँ फूहड़ हास्य को परोसने की प्रथा सी चल पड़ रही है, वहाँ विनोद साव जी का लेखन प्रासंगिक और दिशाबोधक है। चुनाव जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यंग उपन्यास के लेखक के रूप में वे प्रतिष्ठित हैं। आशा है कि उनसे जो बातचीत होगी उससे सभी लाभान्वित होंगे। अपने समकालीनों से वे इस मायने में सबसे अलग हैं कि वे प्रायः व्यंग में अनछुए पहलुओं को उठाते हैं। इस अवसर पर मेरी अनेकानेक शुभकामनाएं। ये जो अभी आपने आवाज सुनी ये वरिष्ठ व्यंग्यकार राजेंद्र वर्मा जी की थी। ये उनका संदेश था। अगला संदेश आप सुनेंगे ऋषभ जैन जी का। विनोद साव सर को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रभात गोस्वामी सर और सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप कहाँ से आते हैं? दुर्ग से? अच्छा वही दुर्ग जहाँ विनोद साव सर रहते हैं। यह पहला स्थायी प्रश्न होता है जो मुझसे हर कहीं पूछा जाता है। मैंने देखा है कि व्यंग जगत में दुर्ग का मतलब है विनोद साव। विनोद साव सर के शहर के होकर व्यंग लिख रहे हैं तो अन्य व्यंग्यकारों से एट पार नहीं है। हम बहुत फायदे में हैं। विनोद साव सर इतने वरिष्ठ हैं लेकिन कभी मिलने से इनकार नहीं करते हुए। जब कभी हम उनसे मिलकर निकलते हैं तो ज्ञान और जानकारियों से और ज्यादा समृद्ध हो चुके होते हैं। जब हम अपने किसी व्यंग्य को लेकर मायूस होते हैं कि इस पर किसी ने चर्चा ही नहीं की तो हम इस पर उनकी राय ले लेते हैं। मेरे लिए विनोद साव सर की राय व्यंग पर पत्थर की लकीर जैसी है। वे हमारे क्षेत्र में व्यंग के इकलौते बड़े हस्ताक्षर हैं। व्यंग से संबंधित कोई भी आयोजन उनके बिना नहीं होता, लेकिन उनका स्नेह है कि बहुत सारे कार्यक्रमों में वे अतिथि के रूप में मेरा नाम भी जुड़वा देते हैं। नए होने पर भी कार्यक्रमों में वक्ता होने के मुझे बहुत सारे अवसर मिले हैं विनोद साव सर के कारण। मेरी दूसरी किताब व्यंग का वायरस का विमोचन विनोद साव सर ने किया था। ज्ञान सर के साथ बिलासपुर में यह कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने उसकी समीक्षा भी लिखी जो व्यंग यात्रा में प्रकाशित हुई। तीसरी किताब 3 तिगाड़ा पढ़कर सबसे पहला फोन उन्हीं का आया था और उनके उत्साहवर्धन के बाद मैं अभी भी आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मैंने देखा है विनोद साव सर का पठन पाठन गजब का है। मुझे लगता है वे व्यंग के एनसाइक्लोपीडिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सबके साथ वे बेहद स्नेहिल भी हैं। आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी, इससे पहले कि हम अगले 2 संदेश पढ़ें, बातचीत के सिलसिले को बढ़ाया जाए आगे। जी, विनोद जी, आपने व्यंग के 3 काल माने हैं। आज़ादी से पहले भारतेंदु काल, आज़ादी के बाद परसाई काल और वर्तमान में ज्ञान चतुर्वेदी काल। इन तीनों में व्यंग के विकास पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना अंतर आया है? भारतेंदु के समय में सारे लेखक जो हैं वो पत्रकारिता से जुड़े हुए थे और साहित्य से भी जुड़े हुए थे, और व्यंग की शुरुआत उन लोगों ने कर दी थी। और भारतेंदु का तो अंधेर नगरी, चौपट राजा और वैदिक हिंसा ना भवती, इस तरह के नाटक जो है उनके बड़े विश्वव्यापी हुए। वो नाटक आज 100-150 साल बाद भी वो खेले जाते हैं। तो उनके समय में जो ब्रिटिश राज्य था, तो वो ब्रिटिश राज्य जो है भारतेंदु पीढ़ी के लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र हो या बाल मुकुंद गुप्त हो। बाल मुकुंद गुप्त की रचना तो बिल्कुल वो उस समय के फिरंगियों पर लिखी हुई रचना है। हाँ, बाल मुकुंद गुप्त जो है वो अपने समय के हरिशंकर परसाई थे, जो पूरी तरह से सामिकता से रचना निकालते थे और लिखते थे। तो वो एक ब्रिटिश इंडिया जो उस समय का था, वो इन लोगों के बालकृष्ण भट्ट भी थे उस समय। तो इस तरह के सब रचनाकार थे और उन पर ब्रिटिश इंडिया जो उस समय मौजूद था, वहाँ की जो जातियां थी और जो स्वाधीनता आंदोलन का जो एक संघर्ष उनके साथ जो चल रहा था, वो तमाम चीजें उसमें अनुगुंजित होता है। दूसरी पीढ़ी जो है परसाई की सशक्त पीढ़ी है, जो आजादी के कुछ पहले जन्मी हुई पीढ़ी है, जिसमें परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीराज शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, शंकर पुणतांबेकर, लतीफ घोंघी एक बड़े अच्छे व्यंगकार हुए हैं। तो ये जो पीढ़ी है, अजात शत्रु बहुत शक्तिशाली व्यंगकार, भले उन्होंने कम लिखा। तो ये सब जो लोग हैं, ये आजादी के कुछ मेरा ख्याल है 2 दशक पहले पैदा हुए थे। सब 1925 से 1930 के बीच पैदा हुए ये रचनाकार थे। तो इन्होंने आजादी के पहले की स्थिति को, मतलब पराधीन भारत को देखा और आजादी के बाद के भारत को देखा, क्योंकि वो सब 50, 60, 70, 80 साल की उम्र तक सब जिए। तो उन्होंने स्वतंत्र भारत को भी देखा और जो सपना इन्होंने आजादी से पहले अपने देश को संवारने और संभालने के लिए देखा था, उस स्वप्न को भंग होते हुए देखा परसाई की पीढ़ी ने। तो उस परसाई की पीढ़ी में आप स्पष्ट है, वो एक स्वप्न भंग की रचनाएं हैं, व्यंग रचनाएं। ज्ञान चतुर्वेदी की पीढ़ी, ये तमाम वो लोग हैं जिसमें ज्ञान चतुर्वेदी हैं या विनोद साव हैं या कैलाश मंडलेकर हैं या गौतम सान्याल हैं, प्रेम जन्मेजय हैं, और भी अच्छे व्यंगकार हुए। ऋषभ जैन काफी आजकल लिख रहे हैं। वीरेंद्र साहू, एक वीरेंद्र सरल अच्छा लिख रहे हैं। राजशेखर चौबे अच्छा लिख रहे हैं। तो ये तमाम जो लेखक हैं, ये आजादी के बाद पैदा हुए लेखक हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये स्वतंत्र भारत, इनके पास वो स्वाधीनता संग्राम का और उस ब्रिटिश इंडिया का और उस भारतेंदु युग की बातें इनके पास नहीं है। सीधा सीधा आज का हमारा वर्तमान है और आज की हमारी स्थितियां हैं और उस पर हमको लिखना है और वो सब लिख रहे हैं। ये अंतर है इन तीनों में। वक्त की पाबंदी को देखते हुए अगले संदेश की तरफ बढ़ते हैं। अगला संदेश भेजा है किशोर अग्रवाल जी ने। बॉक्स एफएम पर प्रभात के संग कार्यक्रम में विनोद साव जी के व्यंग पर इस बार चर्चा चल रही है। विनोद साव छत्तीसगढ़ के एक मूर्धन्य व्यंग्यकार रहे हैं। 20 सितंबर 1955 को जन्मे विनोद साव समाजशास्त्र में एमए हैं। व्यंग लिखने के साथ साथ विनोद साव ने उपन्यास, कहानियां और यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। उनकी रचनाएं हंस, पहल, ज्ञानोदय, वागर्थ इत्यादि पत्रिकाओं में छपी हैं और व्यंग के क्षेत्र में वह एक ख्यात नाम व्यंग्यकार हैं। उनको दाऊ मंदराजी साव, मुक्ति बोध,
डॉक्टर नामवर सिंह और श्रीलाल शुक्ल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अभी तक उनकी 19-20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन पर पत्रिकाओं ने अपने विशेषांक भी निकाले हैं। उनके व्यंगों को पढ़ना व्यंग पाठकों के लिए और नव व्यंग लेखकों के लिए हमेशा ही जिज्ञासा का विषय रहे हैं। वे बहुत अच्छा लिखते हैं। आज की सभा में श्री विनोद साव के व्यंग उन्हीं के द्वारा और उस पर हो रही चर्चा के लिए मैं प्रभात गोस्वामी जी को और विनोद साव को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही बॉक्स एफएम को इस अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। मैं किशोर अग्रवाल, रिटायर्ड डीआईजी एवं व्यंग्यकार, रायपुर से। जी, अगला जो संदेश है वो भेजा है एकता शर्मा जी ने, जिसे सुनते हैं। आइए। देश के नामचीन साहित्यकारों से साक्षात्कार करवाने वाला व्यंग के रंग प्रभात के संग प्रोग्राम मुझे बेहद पसंद है। नमस्कार, मैं एकता शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। इस बार भी मुझे इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार रहेगा। व्यंग विमर्श का यह प्रोग्राम बहुत कम समय में ही अपनी लोकप्रियता हासिल कर चुका है। वास्तव में इस प्रोग्राम में जिस प्रकार से श्रोता और वक्ता का एक संतुलन और सामंजस्य देखने को मिलता है, वह काफी हद तक मुझे प्रभावित करता है। इस बार विनोद साव जी, जिनकी अभी तक कुल 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 5 तो व्यंग संग्रह ही हैं। तालाबों ने उन्हें हंसना सिखाया, मेरा मध्य प्रदेशीय हृदय काफी रोचक जान पड़ता है। रोचक संस्मरण, कुछ जमीन से कुछ हवा से। मुझे इसे सुनकर रक्षा प्रौद्योगिकी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, जमीन से हवा में मार करने वाली युद्धक मिसाइल याद आ गई। वाकई व्यंग वास्तव में यही तो हैं। उनके यात्रा वृतांत, चित्र कथाएं भी काफी लोकप्रिय रही हैं। अनेक पुरस्कारों से सुशोभित विनोद साव जी को आज इस मंच पर सुनना स्वयं को समृद्ध करना होगा। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जी, ये थी एकता शर्मा, रायपुर से, जयपुर से भी हैं, ये सर्वत्र व्याप्त है। विनोद जी, बिल्कुल 3 मिनट का समय हमारे पास शेष है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह राइटर्स ब्लॉक आता है कि लेखक बहुत कुछ माथापच्ची करने के बाद भी अपनी विधा में कुछ नहीं लिख पाता है, क्या ऐसा कभी रीडर्स ब्लॉक भी आपको लगता है होता है कि जिसमें लेखक को पढ़ने वाला नहीं मिले? ब्लॉग राइटिंग में जो लोग चल रहे थे तो ब्लॉग के पढ़ने वाले नहीं रह गए जी, और ब्लॉग की जगह में सोशल मीडिया में विशेषकर जो ट्विटर है और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन्होंने बहुत अच्छी पकड़ बना ली है, विशेषकर फेसबुक ने। तो फेसबुक में लेखक अच्छा लिख सकता है और उसे पाठकों में काफी दूर तक वो जाता है। वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और हर तरह के उसमें लोग हैं, प्रबुद्ध जन भी हैं, आम पाठक भी हैं। तो अभी वो एक सशक्त माध्यम के रूप में आया है। जी जी, और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी साहित्यकार अब ऐसा बचा हो जिसका फेसबुक में अकाउंट नहीं है और जो फेसबुक में सक्रिय नहीं है। जी बिल्कुल, सभी लोग सक्रिय हैं, सभी प्रतिष्ठित लेखक, प्रकाशक, संपादक, आलोचक सब उसमें सक्रिय हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। और अब प्रिंट मीडिया तो दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, तो इन स्थितियों में सोशल मीडिया हमारे सामने है और लेखकों के सामने कोई संकट नहीं है प्रकाशन का। जी बिल्कुल, वो आए और लिखें, पढ़ें और आप आनंद उठाएं। जी बिल्कुल, बढ़िया। श्रोताओं, व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान थे दुर्ग छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ व्यंगकार, चिंतक, प्रखर वक्ता श्री विनोद साव। विनोद साव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुमूल्य समय बॉक्स एफएम को दिया और बेहतरीन बातचीत आपसे हुई। आपको भी प्रभात जी और रेडियो प्रबंधन को भी धन्यवाद।